हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपका रेगुलर फिजिक्स का जो है वीडियो बनाया जा रहा है, और वीडियो इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो आए हुए क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को, बेटा मैं चाहूं तो उसमें 8-10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं उसका सोल्यूशन, लेकिन उसके सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली पर्पज ये है कि जो आया हुआ क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के पूरे थ्योरी को मैं क्लियर करा देता हूं, तो उससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आए आप उससे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का जो है आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज आपका ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, लिखा हुआ है नीट फिजिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया हुआ है। और जो बच्चे इसको नहीं कर पाए हैं, या जो बच्चे कर लिए हैं, या जो बच्चे ऑफलाइन के क्लासेस में पढ़े हुए हैं जानते हैं, ठीक है वो सारी चीजें, लेकिन जो नहीं कर पाए सबसे पहले उसका थियरी कमांड करें। क्वेश्चन पढ़िए, थियरी में पढ़ाऊंगा, थियरी अच्छे से समझिए। थियरी समझने के बाद अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से दोबारा थियरी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आप क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आइएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसके सोल्यूशन को आप रटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस होता है। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा जैसा कि देखो, क्वेश्चन आपका जो है ये दिया हुआ है, ये आपके नीट का क्वेश्चन है, नीट 2020 इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। और जैसा कि बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपका कि क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसको जो है चलिए बेटा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे यहाँ पे दिया जा रहा है हैज चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे चार्ज आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, और उस स्फेरिकल कंडक्टर की जो त्रिज्या है या रेडियस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। What is the magnitude of electric field at a point 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, माने स्फीयर से 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड होता है, इसका जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं वो मैग्नीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, क्वेश्चन आपका बायलिंगुअल है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ ले। और बेटा देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ जो है नेट का ही है। ऐसे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में भी आते हैं, पीजीटी टीजीटी में भी आएंगे फिजिक्स पे रिलेटेड, ठीक है। और आईटी इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये क्वेश्चन देखना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। और ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ऐसा उठा लिया, इजी उठा लिया जो आपको आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए। बेटा ये नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नीट 2020 का पेपर, आपको ये क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा देखो जनरली हर कोई जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q/4πε0r²। ये तो सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। पर आर होता क्या, आर हम किस कंडीशन में ले जाते हैं, तो ये जो एक्सप्लेन होता है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूं। फिर यहाँ पे आता हूँ, थियरी पहले एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। थियरी एक्सप्लेन करने के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए ठीक है ये सब। तो चलिए यहाँ पे हम आगे आते हैं बेटा, इस पे जो है इस पे आगे आते हैं। तो कुल मिला के ये है का चलिए बेटा देखिए, एक्चुअली इनको एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो होता है आपका इस चलिए यहाँ पे देखो, हम जो पढ़ते हैं वो गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। तो गॉस थ्योरम सबसे पहले होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम। तो बेटा देखो गॉस थ्योरम, इनको हम बोलते हैं गॉस प्रमेय, ठीक है, गॉस प्रमेय। तो बेटा देखो गॉस थ्योरम होता क्या है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि आपके क्वेश्चन
को सॉल्व करने के लिए मैं इसका पूरे थ्योरी का बैकग्राउंड बनाऊंगा और फिर इसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, आप इसको समझिए, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो गॉस थ्योरम इन्होंने आपका बताया क्या, इन्होंने ये बनाया आपका जो है ये इस पे रेड देखते हैं। चलिए बेटा देखो गॉस ने बताया एक क्लोज सरफेस बना दिया, ठीक है, एक बंद पृष्ठ बना दिया और इस बंद पृष्ठ में उन्होंने कह दिया कि अगर टोटल चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर QI है, बाहर चार्ज मान लिया Q1 है, Q2 डैश है, जो भी है, यहां से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस क्लोज सरफेस से पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पास कर रही हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोला जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है, वो होता है इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो Q/ε0 होता है। ठीक है, ये आपका होता है गॉस थ्योरम। इसका मतलब गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। गॉस का नियम जो होता है वो हमेशा जो है वो किसके लिए मान्य होता है, बंद पृष्ठ के लिए मान्य होता है। ठीक है, अब इसमें बेटा देखो होता क्या है, कभी कभी आपका ये पूछ देता है, तो जो फ्लक्स इंटर करता है φ1 उसको नेगेटिव लिया जाता है और जो फ्लक्स बाहर आता है φ2 इसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा फाई इक्वल टू Q/ε0 वेयर QI इज द टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, जहां पे QI जो होता है क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होता है। ठीक है, अब इसको आप ये भी लिख सकते हो φ2 प्लस है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो φ2 माइनस φ1 इक्वल टू QI/ε0। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब बेटा देखो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि एक आपका कमरा है जो क्यूब साइड का है, घन के आकार का है, वहां पे एक चार्ज रख दिया जाता है बीच में, तो ये पूछ लेता है कि कॉर्नर पे आपका टोटल चार्ज क्या होगा या कॉर्नर पे फ्लक्स क्या होगा। तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपके जो कमरे हैं तो इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। इसका मतलब इस कॉर्नर पे अगर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q/8 हो जाएगा। तो अगर पूछे कॉर्नर पे फ्लक्स क्या होता है, तो कॉर्नर पे फ्लक्स होता है Q/8ε0। आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी। अब आपसे पूछ रहे कि बीच में रखा हुआ है तो इस फेस पर कितना होगा, तो बेटा ये फेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस फेस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q/6। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, वहां पे फ्लक्स हो जाएगा टोटल चार्ज Q/6/ε0, तो ये हो जाएगा Q/6ε0। अगर ये पूछे कि आमने सामने का जो फेस है इसके बीच में रखा हुआ है, तो आमने सामने वाले इस फेस पे कितना होगा, तो बेटा आमने सामने दो फेस हुआ तो एक चार्ज डिवाइड होगा, तो एक फेस पर कितना आएगा, Q/2, इसलिए टोटल फ्लक्स वहां पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q/2ε0। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन छोटे मोटे आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीजें इनका होता है। अब बच्चों इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं आपका यहाँ पे। तो कुल मिला के गॉस थ्योरम यही कहता है कि किसी क्लोज सरफेस में अगर टोटल चार्ज आपका QI है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, तो जो वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो टोटल चार्ज अपॉन ε0 होता है। अगर इसके अंदर चार्ज है तो ये होगा, चार्ज नहीं होगा तो Q की जगह 0 रखेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे बेटा इनका क्वेश्चन अगर ये कहा जाए, आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आगे इनका कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से कहा जाता है, ये सॉल्व करने के लिए अगर बोला जाए आपसे, देखिए अगर इनका आपसे ये कह दिया जाए कि चलिए इस पे अगर आपका ये कह दिया जाए कि क्वेश्चन, मान लिया ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन कह दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फ्रॉम गिवन फिगर, तो आपका एक फिगर ये दे दिया गया और इसमें कह दिया गया कि यहाँ पे +4Q चार्जेस है और यहाँ पे -3Q चार्जेस है और बाहर +8Q चार्जेस है, तो इस पर फ्लक्स बताइए कितना हो जाएगा। या दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह दिया कि ये है और यहाँ पे 5Q चार्जेस है, यहाँ पे -8Q चार्जेस है, बाहर -2Q चार्ज है, तो इस पर फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो बेटा देखो इसका जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा फाई बराबर हो जाएगा, इसमें टोटल चार्ज कितना है, देखो ये +4Q है और ये -Q है,
बाहर के चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं होता, इस चार्ज का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गॉस लॉ ने ऐसे चार्ज के बारे में डिस्कशन किया है जो चार्ज आपका क्लोज सरफेस के बीच में होता है। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में 4 - 3 क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बचेगा, तो ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इस केस में हम आते हैं बेटा, यहाँ पे देखो चार्जेस क्या है, यहाँ पे +5Q चार्जेस है और इसका क्या है, ये -8Q चार्जेस है। इस चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -8 + 5 -3Q चार्ज हो जाएगा। तो फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज क्या होगा, -3Q, और टोटल चार्ज लिख देंगे अपान एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गॉस थ्योरम क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब बेटा देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग केस में निकालते हैं, और उस केस में निकालने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे और डिस्कस कर देता हूँ। इसके अलावा आपका जो है बच्चों यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि जो गॉसियन सरफेस होता है वो पॉइंट चार्ज, अगर कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, अगर कहीं पे कोई पॉइंट चार्ज आता है तो इसके कारण अगर हम गॉसियन सरफेस जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, हम स्फेरिकल बना देते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल माने गोलाकार होता है। और अगर कोई अनंत लंबाई का प्लेट है, इसके कारण अगर हमें इस गॉसियन सरफेस बनाना है तो ये गॉसियन सरफेस आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है बेटा, बेलनाकार होता है। तो गॉसियन सरफेस ड्यू टू प्लेट हैविंग इनफाइनाइट लेंथ विल बी सिलिंड्रिकल, माने अनंत लंबाई के प्लेट के कारण जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो बेलनाकार होता है, और बिंदु आवेश के कारण जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसको हम बंद पृष्ठ मानते हैं। गॉसियन सरफेस इज imaginary surface which is closed surface, and due to point charge it will be spherical, and due to plate having infinite length it will be cylindrical। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अब बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर हो गया। तो चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो बेटा देखो यहाँ पे पहला हेडिंग हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, माने गोली स्फेरिकल कंडक्टर। तो गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या है, हमने मान लिया आपका ये जो है स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, ठीक है। अगर हमने इसको +Q चार्ज दिया तो बेटा एक चीज जानो कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। माने अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो पूरा का पूरा आवेश उस चालक के सभी पृष्ठ और बाहरी पृष्ठ पर बराबर रूप से फैलता है। ये नियम होता है एक तरह से। तो टोटल चार्ज इनका क्या हो जाएगा बेटा, यहां भी Q हो जाएगा, यहां भी Q हो जाएगा, यहां भी Q हो जाएगा, ये सब Q हो जाएगा। अच्छा, इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस हमने मान लिया R। तो बेटा देखो अगर ये रेडियस R हो गया और हमें क्या करना है, अगर हमें पहला केस ये डिस्कस करें कि इसका रेडियस R है और कोई पॉइंट P बाहर है, इस पॉइंट P पर हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहां से R डिस्टेंस पे है। तो बेटा देखो अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं डॉट डॉट लाइन बना करके। और जब गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो जाता है ds, जो सरफेस एरिया होता है, ds इज द सरफेस एरिया विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। और मान लिया इनके बीच का एंगल ये थीटा है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो क्या हो जाएगा, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा, ये जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रल ई ds, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, गॉस ने क्या बताया भाई, गॉस क्या हो जाता है, फाई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हो गया सेकंड। अब बच्चा देखो यहाँ पे फाई बराबर ये है, फाई बराबर ये है, तो दोनों को इक्वल कर देते तो क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ई ds इक्वल हो गया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अच्छा, ई ds जो सरफेस एरिया होता है, किसी गोल बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा 4πr²। तो यहाँ पे R क्या लिया जाता है, गॉसियन सरफेस का रेडियस लिया जाता है। तो देखो गॉसियन सरफेस आपने यहां से बनाया है तो इसका रेडियस सेंटर से ये स्मॉल r लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, E इक्वल हो जाएगा E इंटू 4π स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या ओवरऑल आपका ये फॉर्मूला जो आ जाएगा बेटा वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये हो जाएगा आउटसाइड द स्फीयर, माने गोले के बाहर ये होगा,
और ऐसे सिचुएशन में आप ये बोल सकते हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, माने गोले के बाहर जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका स्फीयर से बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, और आपका न्यूमेरिकल जो है वो इसी फॉर्मूले पे आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो वहां पे दिया है स्फेरिकल गोला है, उस पर चार्ज इतना है, उसका रेडियस इतना है, रेडियस वहां पे दिया है 10 सेंटीमीटर और पुश कहाँ रहा है 15 सेंटीमीटर सेंटर से, तो 15 सेंटीमीटर क्या होगा 5 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, इसका मतलब आउटसाइड वाला केस लगेगा, तो स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का वहां कोई रोल ही नहीं होगा। देखो उसमें चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस हम ले लेंगे 15 सेंटीमीटर आउटसाइड का, ये हो जाएगा और बस इसमें पुट करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। दूसरा, एट द सरफेस अगर हम देखें पृष्ठ पर, एट द सरफेस बेटा देखो पृष्ठ पर देखें तो पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये जो है बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनका हो जाता है Q/4πε0 r²। ठीक है, ये चीजें हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इनका ये निकाल लेते हैं कि सरफेस पे क्या होता है। हमने ये पढ़ लिया सरफेस के बाहर क्या होता है, सरफेस पर क्या होता है ये पढ़ लिया। अब बेटा देखो इसके आगे अब हम तीसरा केस ये पढ़ते हैं कि इनसाइड क्या होता है। तो इनसाइड का केस जब हम आते हैं बेटा देखो यहाँ पे, तो देखिए ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम इनसाइड अगर आते हैं अंदर क्या होगा, तो थर्ड केस जो आता है वो आपका होता है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड सेल। देखो स्फेरिकल सेल का मतलब होता है जो ऊपर से गोलाकार हो बीच में खोखला हो, जैसे फुल्की खाया आप लोगों ने, ऊपर गोल होता है बीच में खोखला, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब स्फेरिकल सेल होता है। और नॉन कंडक्टिंग बॉडी जो स्फेयर होता है वो आपका क्या होता है अंदर बाहर सब तरह से भरा होता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में बेटा जब हम स्फेरिकल सेल के अंदर का डिस्कशन करेंगे दोनों केस दोनों में समान आएगा, थर्ड केस चेंज होता है। अगर स्फेरिकल सेल की बात करता है तो स्फेरिकल सेल में क्या होता है बेटा देखो टोटल चार्ज इसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, और ऐसे समय में क्या होता है इनका रेडियस अगर r है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट कोई P अंदर ले लिया जो कि r डिस्टेंस पे है, तो हम अंदर गॉसियन सरफेस खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ अंदर खींचेंगे, और अगर अंदर खींचेंगे तो यहाँ पे E इधर हो जाएगा, ds क्या होता है इधर हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा बेटा देखो, ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा फाई बराबर होगा क्लोज इंटीग्रल E ds, और यहाँ गॉस लॉ से फाई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाहर है अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है, इसलिए टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ई डी एस बराबर 0, तो ई बराबर क्या होगा 0 में किसी चीज से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो स्फेरिकल सेल के केस में आपका जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है, जबकि आप नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में आएंगे तो वहां इनसाइड जो होता है, इनसाइड अंदर साइड में, वहां पे देखो बेटा चेंज हो जाता है जब आप नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मान लिया आपका ये रेडियस r है, कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्मॉल r पे ये है, और इसके अंदर गॉसियन सरफेस खींचेंगे, मान लिया है टोटल चार्ज ये है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ds इधर बनाते हैं, और देखो जो अचालक होता है या नॉन कंडक्टिंग बॉडी होता है उसमें अंदर बाहर दोनों चार्ज होता है, तो इसमें अंदर चार्ज यहाँ पे ये होता है, इसलिए ऐसे केस में जब हम लिखेंगे निकालेंगे तो फाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, एक तो ये हो गया, और गॉस से क्या हो जाएगा फाई बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा क्यू डैश अपॉन 4πε0 r²। तो बेटा देखो यहाँ पे ये केस आता है अचालक गोले में। अब देखो हमने अंदर का क्यू डैश निकाला है, अगर चार्ज अंदर का दिया ही नहीं कि गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज जनरली दे देता, टोटल चार्ज कितना है क्यू के टर्म में दिया है, तब क्या करेंगे। तो बेटा जैसे चार्ज कंडक्टर में सभी पॉइंट पर बराबर होता है, उसी तरह से नॉन कंडक्टर में आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सभी जगह पे बराबर होता है। आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है आवेश बटे आयतन, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो बड़े गोले का अगर मैं मान लूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी है और छोटे वाले का रो एस है, तो इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं रो बी बराबर रो एस। तो ये क्या हो जाता है बड़े गोले का चार्ज बटे बड़े गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे गोले का चार्ज क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 से पाई से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो क्यू डैश आ जाएगा बच्चा
वो आ जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आ जाता है E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के। तो जब हम आवेशित अचालक गोले की बात करते हैं, माने चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं इन साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि हम स्फेरिकल सेल की बात करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा चलो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका। तो मुझे लगता है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गॉस थ्योरम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में क्या निकालते हैं। अच्छा, इनका ग्राफ अगर हम खींचते हैं बेटा, इनका अगर हम ये ग्राफ खींचे तो बेटा देखो सेल का जो ग्राफ आता है कंडक्टिंग सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मान लिया यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, आउटसाइड क्या होता है, ये होता है। तो ये ग्राफ इनका ऐसे आता है। जबकि अगर हम इसमें नॉन कंडक्टर में बात करें तो इसका ग्राफ जो होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में, तो आपका ये हो जाता है, ये बाहर की तरफ तो वही होगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इनसाइड क्या होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो यहां से ये ग्राफ ऐसे चला जाता है। तो इस तरह से आवेशित अचालक गोले में जो ग्राफ आता है वो ये आता है, और चालक स्फेरिकल सेल का ग्राफ ये आता है। माने चार्ज स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल ग्राफ ये होता है, और कंडक्टिंग ये आपका चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आता है तो ये आता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये चलिए बेटा देखो ये नेट का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने एक चीज बोल दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये बोला है। चलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस इन्होंने r बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है बेटा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, रेडियस इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से 15 सेंटीमीटर पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मानिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पे चार्ज का वैल्यू गिवन है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा, आउटसाइड द स्फीयर हो गया। अब हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे R जो होता है ये कैपिटल R लिया, ये स्मॉल r ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाला लिया जाएगा। आउटसाइड पूछ रहा है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये आउटसाइड हो गया। देखिए रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर पूछ रहा है, इसका मतलब इसके बाहर आ गया। अब पॉइंट P बाहर होगा तो ये आउटसाइड वाला केस लगेगा। अब इस पे इसकी जगह क्या करेंगे, 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू ये होता है। अब Q का वैल्यू यहाँ पे बड़ा गिवन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁷ कर दीजिए अपॉन आर स्क्वायर होता है। देखिए ये क्या है, इनका 15 है तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 15 × 15 इंटू 10⁻⁴। बेटा देखो 10⁻⁴ इसको काट देंगे तो 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 15 से इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 1.28 इंटू 10⁵ आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये आपसे पूछना चाहता है। देखिए रेडियस दे दिया, स्फीयर का कंफ्यूज कर रहा है, रेडियस दे करके कंफ्यूज कर रहा है, जबकि ये पूछ रहा है 15 सेंटीमीटर पे। तो भाई 15 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर रेडियस हुआ, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर स्फीयर से बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये आउटसाइड वाला केस हो गया। ठीक है, तो आउटसाइड का फार्मूला ये होता है, बस फार्मूले पे आपको रखना है, रिजल्ट आपका होगा तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए वो इस थ्योरी को बार बार देखें, और देखने के बाद फिर इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन मेरा ना देखें, थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक बने वो। ठीक है बेटा, आज का क्लास इतना ही, ठीक है।